गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन अर्थात या ना फसल उत्पादन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ साथ ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा है कि निम्न में से खरीफ की फसलों के उदाहरण कौन से, अर्थात यहाँ जो आपके जोड़े दे रखे हैं यहाँ पर दो फसलों के, इनमें से आपको बताना है खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग साथ साथ कमेंट करते जाइए। ठीक है, तो गेहूँ और जौ, चना व सरसों, बाजरा व मूंग या फिर ये सभी। तो यहाँ अगर बात करते हैं खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल की अगर बात करते हैं तो यहाँ गेहूँ और जौ क्या होते हैं यार, रबी की फसल होती है, अर्थात ये ऑप्शन गलत है। चना और सरसों भी क्या होते हैं यार, ये भी क्या होते हैं, रबी की फसल होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं बाजरा और मूंग, तो बाजरा और मूंग क्या होते हैं यार, खरीफ की फसल के उदाहरण होते हैं। अर्थात राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन से जिले में सर्वाधिक मक्का पैदा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है मक्का का जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन लिया जाता है राजस्थान में, वो कहाँ पर लिया जाता है। पाली में लिया जाता है, श्री गंगानगर में लिया जाता है, जयपुर में लिया जाता है, फिर उदयपुर में लिया जाता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं मक्के की जो सबसे ज़्यादा पैदावार ली जाती है, फिर सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन लिया जाता है, ये कहाँ पर लिया जाता है, ये लिया जाता है उदयपुर में लिया जाता है। कहाँ पर लिया जाता है, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है यार। मक्का का जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन लिया जाता है, ये लिया जाता है उदयपुर में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं की कटाई कितने दिनों में की जाती है। तो इसलिए आपको पता होगा ना, अगर आपसे पूछा गेहूं की कटाई कितने दिनों में की जाती है, तो ये की जाती है 140 से 145 दिन में। कब कर दी जाती है यहाँ, 140 से 145 दिन में इसकी कटाई कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है बाजरे की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या होती है। अब यार हाँ, बाजरा और सरसों दोनों की लगभग सेम होती है और इन दोनों से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए हाँ दोनों को आपको स्पष्ट याद है कि सबसे पहले तो आप कमेंट कर सकते हो कि बाजरे की प्रति हेक्टेयर सीड रेट क्या होती है। 1 से 2 होती है, 2 से 3 होती है, 4 से 5 होती है, फिर 7 से 8 होती है। तो यहाँ अगर बात करते हैं बाजरे की जो सीड रेट होती है प्रति हेक्टेयर, तो ये होती है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, 2 से 3 नहीं होगी, बल्कि क्या होगा राइट आंसर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है, बाजरा और मस्टर्ड दोनों की एक साथ आप याद कर सकते हो कि बाजरा और जो सरसों है, अर्थात यहाँ सरसों और बाजरा की जो सीड रेट है लगभग सेम होती है। कितनी होती है, 4 से 5 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी हरी खाद वाली फसल होती है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके कोई राइट आंसर बताइए कि हरी खाद वाली फसल कौन सी होती है। सनई और ढेंसा होती है, अलसी व कुसुम होती है, कपास व जूट होती है, फिर ज्वार व मूंग होती है। तो यहाँ अगर बात करते हैं ग्रीन मैन्यूर, अर्थात यहाँ हरी खाद के लिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है ग्रीन मैन्यूर के लिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हरी खाद होती क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे आप इसे समझ लीजिए कि ग्रीन खाद का मतलब आप कैसे समझोगे, अर्थात ग्रीन मैन्यूर जो होती है, तो इसका मतलब ये होता है यार हाँ कि मान लीजिए आपने कोई सी भी क्रॉप को ग्रो किया। ठीक है, कुछ टाइम आपने ग्रो किया, जैसे ही उनका जर्मिनेशन हुआ, कुछ ग्रोथ की उन्होंने, और उसका क्या करते हैं जो यार जो जुताई की जाती है, जो प्लोविंग की जाती है, तो जुताई करके क्या करते हैं फसलों को यार हम मिट्टी में मिला दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, मिट्टी में मिलाना ही क्या कहलाता है, ग्रीन मैन्यूर कहलाता है। अब दोबारा से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ आया है तो मान लीजिए कोई सी भी ऐसी फसल है जिसे यहाँ कुछ टाइम तो ग्रो किया ऐसा है, अर्थात यहाँ कुछ लंबाई होने पर उसकी क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं जुताई के साथ, अर्थात खेत में जुताई कर दी जाती है उसकी थोड़ी सी ग्रोथ होते ही, जिससे क्या होता है यहाँ जो फसल होती है वो क्या होती है मिट्टी में मिल जाती है। और इसको क्यों मिला ऐसा है, जाकि यार हाँ जो फील्ड की कैपेसिटी होती है, अर्थात यार जो फर्टिलिटी जो कैपेसिटी होती है फील्ड की, तो वो इंक्रीज हो जाए, इसलिए यार ग्रीन मैन्यूर को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट तो हुआ क्लियर कि हरी खाद किससे बोलते हैं। अब यहाँ पर आप सोच चाहिए हरी खाद वाली फसल कौन कौन सी होती है, तो ऑप्शन में आपको देखने को मिल ही रहा है यहाँ सनई और ढेंचा क्या होती है यार, ग्रीन मैन्यूर होती है, जिसका प्रयोग हमने अभी आपको बता ही दिया कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे राजस्थान की कौन सी फसल तिलहन उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। पूरे भारत में प्रथम स्थान पर कौन सी है, अर्थात यानी यहाँ पर आपसे पूछ लिया ऑयल सीड क्रॉप के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है ऑयल सीड क्रॉप के बारे में, तो कौन सी होती है इसी क्वेश्चन। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि सरसों होती है मूंगफली के में होता है, तिल में होता है, फिर अलसी में होता है। जल्दी से बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान की कौन सी ऐसी फसल है जिसका यहाँ कौन सी ऐसी तिलहनी फसल है जिसका पूरे भारत में प्रथम स्थान होता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं सरसों, तो यहाँ जो सरसों होती है तो इसमें क्या होता है यहाँ फर्स्ट स्थान होता है। ठीक है, राजस्थान क्या है सरसों में जो प्रोडक्शन लिया जाता है तो ये सबसे हाईएस्ट होता है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे निम्न में से किस फसल की पौध तैयार की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप पौध तैयार के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पौध तैयार किसकी की जाती है।
यहाँ पर एक हिंट मैं दे देता हूँ कि यहाँ पौध तैयार का मतलब होता है सबसे पहले उसकी क्या करेंगे, हम नर्सरी तैयार करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया ऐसी कौन सी फसल है जिसमें यहाँ पौध तैयार की जाती है, तो पौध तैयार का मतलब होता है यहाँ उसमें पहले नर्सरी तैयार की जाएगी, उसके बाद में आपका जो फील्ड है, उसके बाद में यहाँ तो क्या होगी, आपको पहले तो उसकी नर्सरी बनानी होगी, उसके बाद में आपको फील्ड में ट्रांसफ़र करना होगा। अब ये होता है क्या है, यानी जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है इसे भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं शॉर्ट में। तो यार अगर बात करते हैं पौध तैयार, ठीक है, जो पौध तैयार की जाती है ये नर्सरी में की जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपने पौध तैयार कर लिया यहाँ पर, तो इसको कुछ टाइम बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फील्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अर्थात यहाँ ये जो संपूर्ण क्रिया है ये क्या होती है, नर्सरी से फील्ड में ट्रांसफ़र करने की होती है। ठीक है, और यहाँ पर आप सोचते हैं पौध तैयार किसकी की जाती है, तो इजीली आपको पता होगा यहाँ कपास की पौध तैयार नहीं की जाती है, गेहूँ की नहीं की जाती है और आलू की भी नहीं की जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं धान, तो यहाँ धान में स्पेशली यार उसकी सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी प्लांटिंग अर्थात यहाँ पौधे तैयार की जाती है, नर्सरी तैयार की जाती है। उसके बाद में पौधे जब कुछ ग्रोथ पर आ जाते हैं तो उसे क्या करते हैं, जो पौध तैयार होती है तो उनको क्या करते हैं, फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए याद हो जाएगा पौध तैयार का मतलब क्या होता है यार, हाँ कि जिसमें नर्सरी पहले तैयार की जाती है, उसके बाद में नर्सरी में जो पौधे तैयार होते हैं तो उनको फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आलू की प्रति हेक्टेयर सीड रेट क्या होती है, अर्थात बीज दर क्या होती है। 5 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, फिर 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो आपको पता होगा यहाँ आलू, तो आलू में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो प्रोपेगेशन किया जाता है, अर्थात जो प्रवर्धन किया जाता है, सॉरी यहाँ यानी जो सीड लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो प्रोपेगेशन तो अलग बात होती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आलू के बारे में, तो आलू की जो सीड रेट होती है ये किस में कैलकुलेट की जाती है, ये की जाती है ना कंदों में। ठीक है, आपको ये तो पता होगा कि आलू क्या होता है, एक कंद होता है, ट्यूबर होता है, और इन ट्यूबर के द्वारा यार इसका जो नया प्लांट होता है वो तैयार किया जाता है। तो इन कंदों के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कंदों का वेट कितना होना चाहिए, अर्थात सीड रेट का मतलब यहाँ कंदों का जो वेट होता है या फिर जो इनकी संख्या होती है वो कितनी होती है, ये होती है यहाँ 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितने लेते हैं यार कंद, तो इनकी होती है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ साथ यार हाँ आलू से एक और क्वेश्चन बनता है कि आलू होता क्या है, तो यार एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्या होता है, ये एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, अर्थात रूपांतरित तना होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो कर देना एक लाइक, इस वीडियो कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सुधर, राजस्थान में किस फसल का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखा, यहाँ पर आप सुधर सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल होता है ये किसका होता है, मक्के का होता है, ज्वार का होता है, बाजरे का होता है, फिर ग्वार का होता है। तो यहाँ अगर बात करें राजस्थान में किस फसल का सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है ये किसका होता है, ये होता है बाजरे का होता है। किसका होता है, बाजरे का होता है, पर्ल मिलेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे कंडवा रोग किस फसल में होता है, तो इस पर यार हाँ इस क्वेश्चन को भी हमने आपको कई बार बताया है कि अगर आप बोले कंडवा रोग, तो कंडवा रोग अर्थात यार इसका सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यार हाँ कि इंग्लिश वर्ड क्या होता है, अर्थात यार कंडवा रोग को ही स्मट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्मट को ही कंडवा नाम से जाना जाता है। और अगर आप बोले स्मट रोग तो ये किस में होता है, ये आपको बताना है, चने में होता है, गेहूँ में होता है, सरसों में होता है, फिर मूंगफली में होता है। तो इसी क्वेश्चन आपको पता होगा यार हाँ स्मट जो या फिर कंडवा रोग होता है तो ये किस फसल में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है गेहूँ फसल में। किस में देखने को मिलता है, कंडवा रोग ये देखने को मिलता है गेहूँ में। और अगर बात करते हैं यार हाँ जो स्मट का जो कंट्रोल किया जाता है किस केमिकल के द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है यार हाँ वीटावैक्स के द्वारा किया जाता है। अगर याद रखना, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंडवा रोग का जो नियंत्रण किया जाता है, जो रोकथाम की जाती है, ये किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है वीटावैक्स के द्वारा की जाती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे राजस्थान के लिए सरसों की उपयुक्त किस्म कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे स्पेशली पूछ रखा है राजस्थान के लिए। ठीक है, स्पेशली आपको दे रखा है कि राजस्थान के लिए सबसे बेस्ट जो वेराइटी होती है मस्टर्ड की, उनको यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, उनको यहाँ पर आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, RH30 होती है, वर्ण होती है, T59 होती है, फिर ये सभी होती है। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर सकते हो आप कि राजस्थान के लिए सरसों की उपयुक्त किस्में कौन सी होती है। तो यहाँ अगर बात करें राजस्थान के लिए, ठीक है, अगर बात करते हैं राजस्थान के लिए तो सभी होती है, अर्थात RH30 भी होती है, वरुणा भी होती है, T59 भी होती है, और अर्थात ये ऑल ऑफ दीज होती है। राइट आंसर कौन सा है, सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सोयाबीन में प्रोटीन का अंश कितना होता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपको लगभग देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो प्रोटीन का अंश होता है या फिर ऑयल कंटेंट कैसे भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपसे है सोयाबीन में प्रोटीन का अंश कितना होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, फिर
50 होता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं प्रोटीन का अंश, ठीक है, वैसे तो आपने पढ़ा होगा यहाँ कि जो 45 होता है प्रोटीन का अंश, लेकिन यहाँ पर आपको 45 ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ 40 होगा, नहीं कि 50 होगा। अब यहाँ कि आप अधिक नहीं कर सकते, कम कर सकते हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि मान लीजिए इसमें 14 जो प्रोटीन कंटेंट होता है ये कितना होता है, 45 होता है। लेकिन अब यहाँ पर आप कह सकते हो, मान लीजिए आपके माइंड में किसी भी प्रकार कोई डाउट आ रहा है कि मान लीजिए 45 है तो हम 40 क्यों करें, हम 50 क्यों नहीं कर सकते, 5 का ही तो अंतर है। तो भाई आगे नहीं बढ़ सकते, बेशक आप कम कर सकते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। अर्थात 45 है तो 45 से आप 50 नहीं कर सकते। अगर आपको 40 देखने को मिल रहा है तो आप 40 कर सकते हो, ठीक है, 40 कर सकते हो, लेकिन 50 आप नहीं कर सकते हो। इसका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, इसके साथ साथ यहाँ इसके जो प्रोटीन कंटेंट तो हमने देख लिया कि कितना होता है, 45 होता है, अर्थात राइट आंसर कौन सा है, 40%। और अगर बात की जाए ऑयल कंटेंट, तो ऑयल कंटेंट कितना होता है, ये होता है 20%, ठीक है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूरी ऐसा है सोयाबीन, ठीक है, ऐसी आपको यानी ऐसे क्वेश्चन पूछा आता है इससे कि एकमात्र ऐसी फसल कौन सी है जिसे यहाँ दलहन और तिलहन दोनों में ग्रो किया जाता है। क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसे यहाँ दलहनी प्लस तिलहनी दोनों सीजन में ग्रो किया जाता है। तो वो कौन सी होती है यार, ये दोनों, अर्थात यहाँ सोयाबीन एकमात्र ऐसी फसल है जिसे यहाँ दलहन में भी ग्रो किया जाता है और तिलहन में भी इसे आसानी से ग्रो किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे राजस्थान में खरीफ की प्रमुख कौन सी फसल होती है, बाजरा होती है, मक्का होती है, ज्वार होती है, फिर मूंग होती है। राजस्थान में खरीफ की ऋतु में पूछे गए यहाँ पर कि खरीफ की जो ऋतु होती है, जो सीजन होता है, तो इसकी जो मेन क्रॉप होती है वो कौन सी होती है, बाजरा होती है, मक्का होता है, ज्वार होता है, फिर मूंग होता है। तो यार अगर बात करते हैं खरीफ सीजन की तो कौन सी होती है, बाजरा होता है। कौन सा होता है, बाजरा होता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में जो एरिया होता है किस फसल का होता है, ये भी होता है पर्ल मिलेट का होता है, बाजरे का होता है। इसलिए यार अगर आपसे ले जाए खरीफ की जो प्रमुख फसल होती है, प्रमुख क्रॉप होती है, वो कौन सी होती है, बाजरा होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है। राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी होती है, मूंग होती है, मोट होती है, चुमला होती है, फिर सरसों होती है। अब यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन आपको क्लियर कराया था कि अगर आपसे लिया जाता है तिलहन फसल, अर्थात यार हाँ कि पूरे जो भारत में है जो फर्स्ट स्थान पर किसका प्रोडक्शन लिया जाता है राजस्थान में, ये लिया जाता है सरसों का लिया जाता है। किसका लिया जाता है, सरसों का लिया जाता है। तो उसी क्वेश्चन से आप समझ सकते हो यहाँ अगर बात करते हैं मुख्य तिलहनी फसल, अर्थात यहाँ ऑयल सीड क्रॉप कौन सी होती है राजस्थान की, तो सबसे जो मुख्य तिलहनी फसल होती है ये कौन सी होती है, सरसों होती है। इसके साथ साथ अगर आपको देखने को मिलता है कि भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी होती है, ठीक है, यहाँ पर हमने बात की है कि राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी होती है, ये होती है सरसों। लेकिन अगर आपसे बोले ऐसा भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी होती है, तो भारत की जो मुख्य तिलहनी फसल होती है ये होती है मूंगफली होती है, ठीक है। भारत की तो क्या होती है, मूंगफली होती है। लेकिन अगर आपसे बोलिए ऐसा राजस्थान, तो राजस्थान की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी होती है, सरसों होती है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में सबसे ज़्यादा मोठ उत्पादन कहाँ पर होता है, अर्थात यहाँ मोठ जो होता है तो मोठ बीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है। और मोठ का यहाँ किडनी बीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका सब नेम आपको जरूर आ रहा है कि अगर आपसे लिया जाता है किडनी बीन के नाम से किससे जाना जाता है, तो यहाँ मोठ को ही किडनी बीन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है जो कि अक्सर उस आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि किडनी बीन के नाम से मोठ को जाना जाता है। और मोठ की एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है RMO 40। कौन सी होती है, RMO 40। याद रखना, इन तीनों पॉइंट को आप विश्वास नोट कर सकते हो। यहाँ किडनी बीन के नाम से मोठ को जाना जाता है और RMO 40 किसकी होती है, मोठ की एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी होती है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारत में सबसे ज़्यादा मोठ का उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, तो यहाँ मोठ का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन लिया जाता है गुजरात में नहीं लिया जाता है, पंजाब में नहीं लिया जाता, हरियाणा में नहीं लिया जाता, लेकिन राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिया जाता है मोठ का उत्पादन, ये लिया जाता है राजस्थान में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, अर्थात कौन सी ऐसी जो फसल है जिसके या तो एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट ही करेंगे जब ही तो आपको यार ये विदेशी मुद्रा अर्जित करनी है, अर्थात आपको डॉलर या फिर कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आपको दे रखा है फॉरेन कंट्री की जो करेंसी है, फॉरेन करेंसी, तो उनको अर्जित किया जाता है। वो किस फसल के द्वारा किया जाता है, चाय के द्वारा किया जाता है, कॉफ़ी के द्वारा किया जाता है, गन्ना के द्वारा किया जाता है, फिर कपास के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर यार, अगर आप लिए विदेशी मुद्रा, अर्थात यहाँ जो फॉरेन कंट्री है, अर्थात यार जो करेंसी है, तो सबसे ज़्यादा जो अर्निंग की जाती है फॉरेन जो करेंसी होती है, तो इसकी सबसे ज़्यादा जो अर्निंग की जाती है ये की जाती है चाय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है,
चाय के द्वारा की जाती है, अर्थात यहाँ चाय का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा जो फॉरेन करेंसी होती है तो उसकी जो अर्निंग की जाती है किसके द्वारा की जाती है, चाय के द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, आपको इजीली पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल की कौन से प्रदेश में होता है, अर्थात यहाँ कौन से स्टेट लिया जाता है चावल को। ठीक है, तो चावल का सबसे ज़्यादा जो लिया जाता है उत्पादन ये लिया जाता है वेस्ट बंगाल में लिया जाता है, पश्चिम बंगाल में लिया जाता है। इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि चावल का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन लिया जाता है या फिर एरिया होता है तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और पॉइंट है, आपको जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन बाई चांस आपको वैसे तो पूछा नहीं जाएगा लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर बाई चांस आपसे कोई पूछ लेता है कि चावल में होता क्या है और धान में अंतर क्या होता है। ठीक है, आप कई स्टूडेंट इन्हें दोनों को एक समझते होंगे, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, याद रखना। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि अगर आपसे बोल जैसे है धान या फिर चावल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, धान और चावल में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ जब जो राइस का जो दाना होता है, जब राइस का जो दाना होता है ये जब इसके छिलके के साथ होता है, ये दाना जब छिलके के साथ होता है अर्थात हुस्के के साथ होता है, तो हुस्के के साथ यहाँ जो चावल का बीज होता है तो इन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसे बोला जाता है धान। ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि सीड मलकर और होस्ट अर्थात यहाँ जो उसका छिलका और सीड मिलकर क्या करते हैं, धान का निर्माण करते हैं। लेकिन जब यहाँ इस छिलके को सीड से हटा दिया जाता है अर्थात यहाँ चावल के बीज से जब छिलके को हटा दिया जाता है तो जो चावल प्राप्त होता है अर्थात जो यहाँ सीड प्राप्त होता है चावल का, तो ये कौन सा होता है, ये होता है चावल होता है। ठीक है, दोनों में से यहाँ ये तो होता है छिलका सहित और ये होता है छिलका रहित। डायरेक्ट आप ऐसे समझिए कि छिलका सहित बीज को धान कहते हैं और छिलका रहित बीज को चावल कहते हैं। ठीक है, इजिली याद हो जाएगा। याद रखना, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बाई चांस आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हाइब्रिड 4 किस्म होती है, तो हाइब्रिड 4 किसकी होती है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया कि हाइब्रिड 4 किसकी किस्म होती है, तंबाकू की होती है, मूंगफली की होती है, गन्ने की होती है, फिर कपास की होती है। तो यहाँ अगर बात करते हैं हाइब्रिड 4, तो हाइब्रिड 4 यहाँ एक तो फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी होती है, ये किसकी होती है, ये होती है कॉटन की होती है। किसकी होती है यहाँ, फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी। अर्थात इससे आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाइब्रिड 4 किसकी एक वेराइटी होती है, तो होती है कॉटन की होती है, कपास की होती है। सेकंड क्वेश्चन इससे बनता है कि बाई चांस अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हाइब्रिड 4 है, अर्थात ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कौन सी होती है, कपास की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कौन सी होती है, प्रथम संकर किस्म कौन सी होती है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा यार, हाँ कि कपास की जो प्रथम संकर किस्म होती है, प्रथम हाइब्रिड जो वेराइटी होती है वो कौन सी होती है, हाइब्रिड 4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सोयाबीन का कुल कौन सा होता है, तो ग्रेमिनी होता है, पेप्लियोनेसी होता है, लेगुमिनेसी होता है, फिर सोलनेसी होता है। तो इजीली आपको इन दोनों में डाउट हो रहा होगा, तो याद रखना अगर आपसे फैमिली के बारे में पूछा जाता है, अगर आपसे सोयाबीन की अगर फैमिली के बारे में पूछा जाता है तब आपका राइट आंसर क्या होगा, लेगुमिनेसी ही होगा। याद रखना अगर आपसे सोयाबीन की फैमिली के बारे में पूछा जाता है तब आपका राइट आंसर क्या होगा, लेगुमिनेसी। लेकिन अगर आपसे उप फैमिली के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, उपकुल के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो उपकुल क्या होता है, यहाँ ये होता है पेप्लियोनेसी तो है, अर्थात यहाँ लेगुमिनेसी का जो उपकुल होता है वो क्या होता है, पेप्लियोनेसी होता है। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना। अगर आपसे बोल लिया है सोयाबीन का कुल कौन सा होता है, तो कुल तो कौन सा होता है, ये होता है लेगुमिनेसी। और अगर आपसे बोल लिया है उपकुल कौन सा होता है, तब आपका राइट आंसर क्या होता है, पेप्लियोनेसी होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि किस फसल की तैयारी करने के लिए पडलर काम में लेते हैं। तो इसलिए आपको पता हो गया यहाँ सबसे ज़्यादा तो एक टर्म आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पडलिंग। ठीक है, आपने कई बार वैसे पढ़ी होगी, एक कॉमन टर्म होती है कि पडलिंग होती क्या है, पडलिंग होती क्या है। अर्थात यहाँ ये जो पडलिंग की जाती है ये किस में की जाती है, ये की जाती है धान में। और अगर बात करते हैं पडलिंग, तो यहाँ ये पडलिंग जिस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से की जाती है उसे बोला जाता है पडलर। अर्थात यहाँ पडलर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा यहाँ पडलिंग क्रिया की जाती है। अब ये पडलिंग होती क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो पडलिंग का मतलब होता है यहाँ कि दलदली क्षेत्र, मान लीजिए आप तो डायरेक्ट अगर समझना चाहते हो तो आप मान लीजिए कि आपने ये देखा होगा यहाँ धान की फसल में क्या होता है, कीचड़ होता है। धान की फसल में क्या होता है, कीचड़ होता है। अर्थात यहाँ दलदल जैसी जो संरचना होती है धान के खेत में, जो दलदल जैसी संरचना होती है, तो इसका निर्माण करना, अर्थात इससे शुरुआत में क्या करते हैं, इससे क्या होता है, जो मृदा की जो सरफेस होती है, ठीक है, जो ऊपरी जो सरफेस होती है क्या करते हैं, पडलर की सहायता से जोड़ दी जाती है, तोड़ ली जाती है। ठीक है, और तोड़ने से क्या होता है, और तोड़ने के बाद जस्ट में क्या करते हैं, उसके पानी भर दिया जाता है, जिससे क्या होती है, एक दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है और उसी में यहाँ धान की फसल को ग्रो किया जाता है।
ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए कि पडलिंग में होती क्या है यार। हाँ, पडलिंग में जो ऊपर की सरफेस होती है, मृदा की ऊपरी सरफेस होती है, उसे तोड़ दिया जाता है। उसके जस्ट बाद में क्या करते हैं, पानी भर दिया जाता है, और इस पानी भरने के बाद में क्या करते हैं, धान की फसल की बुआई की जाती है। ओके, याद हुआ किसान। तो यार हाँ, पडलंग किस में लिया जाता है काम, ये लिया जाता है धान फसल में लिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा इसका वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर देना एक लाइक, इस वीडियो कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नेक्स्ट मोड, तब से जब तक लीजिए, बाय बाय, टेक केयर।